बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। शाइस्ता उमेश पाल केस में नामजद आरोपी है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कई खुलासे इस पूरे केस में हो रहे हैं। इससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें वो बताया जा रहा है कि इस पूरे कांड के 5 दिन पहले का, जिसमें शाइस्ता नजर भी आ रही है। उसके आधार पर अब शाइस्ता की तलाशी भी की जा रही है। इस पूरे कांड में शाइस्ता भी नामजद आरोपी है। इनाम घोषित कर दिया गया शाइस्ता पर भी। तमाम आरोपियों की तरह ही 25,000 का इनाम शाइस्ता पर घोषित किया गया। अतीक अहमद की पत्नी पर यह इनाम घोषित किया गया है 25,000 का इनाम, क्योंकि शाइस्ता भी बताई जा रही है कि इस पूरे कांड में आरोपी है। ऐसे में उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तमाम आरोपियों की तलाश यहां पर की जा रही है। बिल्कुल, इस हत्याकांड से 5 दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें शाइस्ता परवीन शूटर शाबिर के साथ देखी गई थी। कानपुर देहात से खबर है, घर में आग लग गई है। 5 लोगों की इस आग के हवाले मौत हो गई है। पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे की जलने से मौत हुई। आपको बता दें, एक नवजात बच्चा और बुजुर्ग महिला भी झुलसी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है आग लगी है। रूरा थाना क्षेत्र के हरामऊ बंजारा डेरा की पूरी घटना है। आग लगने की सूचना के बाद डीएम और एसपी सहित प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची हुई है। और खबर है कि कई घंटों के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उससे पहले ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 30 साल का सतीश, 25 वर्ष की काज और 7 वर्ष और 5 वर्ष और 3 साल का बच्चा भी शामिल है। तो घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियों ने आने में खासा समय लगा दिया, लेकिन उससे पहले ही 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो एक नवजात बच्चा भी उस पूरी घटना में मौत का शिकार हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है आग लगी है। रूरा थाना क्षेत्र के हरामऊ बंजारा डेरा की यह पूरी घटना है। तो यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है दमकल विभाग की, जो उनकी गाड़ियों ने आने में खासा समय ले लिया, जिसके चलते 5 लोग आग के हवाले हो गए हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रही हैं, किस तरह आग ने तांडव मचाया था। घर में आग लगी थी, 5 लोगों की मौत हो गई है। पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे इस आग में जलने से उनकी मौत हुई है। साथ ही साथ आप देखिए, रूरा थाना क्षेत्र के हरामऊ बंजारा रोड की पूरी घटना, जहां नवजात बच्चा और बुजुर्ग महिला भी झुलस गए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से आग लगी है, पूरा घर वहां पर जल गया, आसपास के लोगों को भी काफी दिक्कतें हुई होंगी। फिलहाल क्या तस्वीर है मौके पर और क्या जानकारी? देखिए, आग लगने से एक परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये बड़ा ही गंभीर मामला है और अगर इसे देखें तो ये तस्वीर विचलित कर देने वाली है कि किस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोग काल के गाल में समा गए। और इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो दमकल विभाग की है कि दमकल विभाग को सूचना देने के बावजूद भी वो करीब 1 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। और जब दमकल की गाड़ियां और प्रशासनिक अमला पहुंचा है तो आग खुद ब खुद जलकर खत्म हो चुकी थी। जो घर के अंदर मौजूद थे, जो 5 सदस्य थे, पति पत्नी थे, 3 मासूम बच्चे थे, वो पूरी तरीके से झुलस कर खाक हो गए। जब उनके शवों को पुलिस के जवानों ने बाहर निकालने का प्रयास किया है तो देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं पूरे प्रशासनिक अमले के। जी। और आसपास ये कोई घायल भी हुआ है क्या? कि परिवार के तो 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आसपास के लोगों को लेकर क्या सूचना? देखिए, इस पूरे परिवार में 7 लोग मौजूद थे घर के अंदर और उस घर में 5 लोगों की मौत हुई। एक बुजुर्ग महिला थी और एक नवजात बच्चा था, जिसे वो बुजुर्ग महिला किसी भी प्रकार से लेकर बाहर निकल आई है। और वो हालांकि वो दोनों लोग जल गए थे। उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों ने कानपुर देहात के जिला अस्पताल में पहुंचा दिया है उपचार के लिए। और 5 लोग जो घर में मौजूद थे वो बाहर निकलने में नाकाम साबित हुए। उन्हें प्रशासनिक अमला भी बाहर नहीं निकाल पाया और वो मौत उनकी हो गई। जी विकास, हम देख पा रहे हैं कि आसपास काफी लोग नजर आ रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इस आग को बुझाने की कोशिश नहीं की? देखिए, सबसे अहम बात इसमें यह है कि इस गांव के पड़ोसी गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर पूरे गांव के लोग आमंत्रित थे और ये पूरे गांव के हर घर के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। गांव लमसम खाली था और सिर्फ इसी परिवार का एक सदस्य उस वैवाहिक कार्यक्रम में गया हुआ था। बाकी घर में लोग मौजूद थे। इसलिए जब आग लगी है तो उस गांव के घर के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पीयूष मोल्डिया बने हैं एडीजी जोन लखनऊ। वहीं प्रवीण कुमार को आईजी अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। दीपक कुमार को आगरा की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं उपेंद्र अग्रवाल बने हैं ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ। 8 तबादले अधिकारियों के हुए हैं यूपी में। पीयूष मोल्डिया एडीजी जोन लखनऊ बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग यहाँ पर तबादले, जिसमें से प्रवीण कुमार को आईजी अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इन्हें अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवीण कुमार को, दीपक कुमार को आगरा की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो यूपी में 8 तबादले एक साथ देखने को मिले अधिकारियों के। उपेंद्र अग्रवाल को ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ बनाया गया है। तो यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले एक साथ किए गए हैं। तो इन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और अलग अलग जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी गई है। एडीजी जोन लखनऊ में भी तबादले किए गए। अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले एक साथ। देखिए, बिल्कुल बीती देर रात ये तबादले हुए हैं। 8 आईपीएस अफसरों को इधर प्रोडक्ट किया गया है और बड़े शहर जो है लखनऊ हो गया, इसके अलावा आप देखिए आप अयोध्या में देखिए, वहाँ पर भी नए पुलिस अफसर की तैनाती हुई है। लखनऊ में पीयूष मोल्डिया अभी तक से ज्वाइन की थी, उनको अब एडीजी जोन बना दिया गया है। यानी पूरा जो लखनऊ परिक्षेत्र है उसको जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसी तरह प्रवीण कुमार को अब अयोध्या भेजा गया है। दीपक कुमार जो अलीगढ़ परिक्षेत्र में थे उनको अब भेजा गया है दूसरी जगह पर। इसी तरह से जो उपेंद्र अग्रवाल है उनको लखनऊ में ज्वाइंट सिटी बनाया गया है। तो ये पूरा हम कहें कि 8 आईपीएस अफसरों के तबादले हैं और अलग अलग शहरों में ये पुलिसिंग कैसे बेहतर हो, कैसे ठीक चीजें हो। कुछ लोग लंबे समय से जहाँ पर काम कर रहे थे उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे आप पीयूष मोल्डिया को देखिए, लखनऊ में लंबे समय से चार्ज संभाल रहे थे, अब पूरा एडीजी बना दिया है लखनऊ जोन का। यानी आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर भी किस तरह से बेहतर पुलिसिंग हो, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तबादले हो रहे हैं और पहले ये गंगा ने कहा था कि कुछ तबादले अभी होंगे। हालांकि कुछ और भी तबादले अभी होने हैं, कुछ और अफसरों के तबादले अभी होने हैं। तो इसी तरीके से लगातार हमने देखा, पहले आपने देखा कि कुछ आईपीएस अफसरों के तबादले। अनुभव, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि अभी आगे भी तबादले होने हैं। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी फट पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के करीब 250 लोगों को अस्थायी जगहों पर ले जाया गया है। यूं तो धुएं के गुब्बार की वजह से आसपास कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा है, फिर भी ज्वालामुखी की वजह से आसपास के गांवों और शहरों में जहां देखो वहां राख की चादर बिछी पड़ी है। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से आसमान में 7 किलोमीटर तक गर्म बादल निकल रहे हैं, जिसे दूर दूर से बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी 1548 से अब तक लगातार समय समय पर विस्फोट करता आ रहा है। साल 2006 से ये ज्वालामुखी ज्यादा सक्रिय हो गया है। अप्रैल 2006 में हुए विस्फोट की वजह से आसपास के इलाकों में 156 बार भूकंप महसूस हुआ था। अक्टूबर 2010 के विस्फोट में इसने तबाही मचा दी थी। 347 लोगों की इसमें जान चली गई थी। साल 2010 के विस्फोट के बाद से 2963 मीटर ऊंचे इस ज्वालामुखी के चारों तरफ इंडोनेशिया की सरकार ने 9 गांव में स्थायी तौर पर किसी भी तरह के ढांचागत विकास पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं हैं। उमेशपाल हत्याकांड के बाद हर एक दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही है। पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर दिया। क्योंकि शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का सामने आया ये सीसीटीवी फुटेज शाइस्ता परवीन के हर उस गुनाह की कुंडली को खोल रहा है, जिसमें उसके मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका होने के सबूत पेश कर रहा है। अपने टीवी स्क्रीन पर जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, ये 19 फरवरी 8:57 का बताया जा रहा है, जिसमें कुर्ता पैजामा पहने शख्स के पीछे चेक शर्ट वाला युवक बल्ली उर्फ सुधांशु है और नकाबपोश महिलाओं में एक शाइस्ता परवीन है और ठीक इन्हीं के बगल में सफेद रंग की हाफ शर्ट पहने शूटर साबिर है, जिससे साफ साबित हो रहा है कि उस रात शाइस्ता परवीन शूटर बल्ली और सुधांशु के घर पहुंची थी। दरअसल बल्ली उर्फ सुधांशु अतीक गैंग का ही शूटर है। धूमनगंज के नीवा गांव का रहने वाला है। अतीक के अकाउंटेंट असाद के साथ रहता था बल्ली। असाद बल्ली के पत्नी के नाम अतीक की बेनामी संपत्ति, चकिया में बल्ली के पत्नी के नाम पर जमीन और मकान। हालांकि शूटर बल्ली पर धूमनगंज थाने में पहले से ही केस दर्ज है। शूटआउट कांड के बाद से ही फरार 7 लोगों में बल्ली और शाइस्ता परवीन भी शामिल है, जिनकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है।
उमेश पाल मर्डर केस को सुलझाना यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, वो भी तब जब इस वारदात में शामिल सभी के सभी शूटर्स के चेहरे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए थे। इसके बावजूद हत्याकांड के 2 हफ्ते के बाद भी पुलिस को असली किरदार और शूटर्स की तलाश जारी है। पुलिस ने प्रदेश के बॉर्डर पर चेकिंग अभियान बढ़ा दिया है। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी और चित्रकूट के बॉर्डर पर पुलिस सख्ती से तलाशी अभियान छेड़े हुए है और आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक कौशाम्बी के अब्दुल कवी के घर में घटना को अंजाम देने वाले सभी शूटर शरण लिए हुए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अब्दुल कवी के घर को जमींदोज कर दिया। वहीं चित्रकूट पुलिस भी अब बॉर्डर होने के लिहाज से सभी शूटर्स की तलाश में लगी हुई है। राजू पाल हत्याकांड जैसे एक हाई प्रोफाइल केस के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोलियों से छलनी करने के 14 दिन के बाद भी फरारियों की फहरिस्त अब भी लंबी है, जिस वजह से पुलिस ने प्रयागराज से सटे कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट में सघन चेकिंग तलाशी की है। एसटीएफ की टीम मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई जिलों में सक्रिय है। वजह है सीएम योगी का वो ऐलान जिसमें वो डंके की चोट पर अपराधियों को मिट्टी में मिला देने की बात करते हैं। बावजूद इसके यूपी पुलिस के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी 5 बड़े अपराधी आजाद हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद अपने रसूख का इस्तेमाल कर जेल में ही दरबार सजादा था। सिर्फ यही नहीं, वो लोगों को फोन करके डराता धमकाता था, जेल से ही अपना पूरा बिजनेस भी डील करता था और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बातचीत करता था। जेल को अपने घर की तरह इस्तेमाल करता था। बताया जा रहा है कि बिना किसी लिखा पढ़ी के लोग उससे मिलने आते थे। अतीक के मेहमान के तौर पर पूरा दिन बिताते थे। लोगों को नहाने धोने और खाने पीने का इंतजाम होता था। अतीक को ऐशो आराम के हर सामान मिलते थे। जुमे के दिन अफसरों कर्मियों को अतीक की तरफ से दावत दी जाती थी। अतीक अहमद अपनी सुविधानुसार लोगों से मुलाकात करता था। वो जेल में दरबार सजाता था। वो जेल में कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों से बातचीत करता रहता था। एक और खास जानकारी मिली है कि हर जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन अतीक अहमद की तरफ से जेल में जो कैदी बंद थे उनको पार्टी दी जाती थी। साबरमती जेल में अतीक की हनक का सच जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया और इस खेल में कई अफसरों के जुड़े होने की खबर भी सामने आई। अगर जांच हुई तो ऐसे अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। अतीक अहमद और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजे का असर उनके पालतू कुत्तों पर भी देखने को मिल रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो पिंजरा नजर आ रहा है उसमें अब 2 ही कुत्ते नजर आ रहे हैं। इसमें कल 3 कुत्ते थे, लेकिन अब अतीक अहमद के एक और कुत्ते टाइगर की मौत हो गई। कुत्तों की मौत के बाद नगर निगम की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची और शव को अपने साथ ले गई। दोनों मृत कुत्ते विदेशी नस्ल के थे। अतीक के इन कुत्तों को न तो खाना नसीब हो रहा है और न ही कोई पानी देने को तैयार है। ऐसे में भोजन के अभाव में अब तक 2 दिन में 2 कुत्तों की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद के पास ग्रेट डेन नस्ल के 5 कुत्ते थे, जिनमें बाकी बच्चे कुत्तों की भी हालत बिगड़ गई है। ये कुत्ते भी भूखे प्यासे हैं। पुलिसिया कार्रवाई के डर से मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इन कुत्तों को खाना पानी देने से कतरा रहे हैं। पिछले कई दिनों से इनको खाना पानी नहीं मिल रहा है। माफिया अतीक अहमद के करीबी भी कार्रवाई के डर से उसके चकी आवास पर फटकना नहीं चाहते हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी भी गायब हो गए हैं। उमेश पाल शूटआउट कांड में एबीपी गंगा की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा विधायक बनने की थी, जिसके लिए उमेश पाल ने भाजपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। एबीपी गंगा के पास उमेश पाल की सपा सदस्यता लेते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं। तस्वीरें 20 फरवरी 2021 की हैं, जिसकी पुष्टि समाजवादी पार्टी के नेता राम सुमेर पाल ने की है। उमेश पाल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलाने गया तो हमारे साथ में रामवत पाल थे जो समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने राधा कृष्ण की फोटो सौंपा और मेरे द्वारा उनको एक चांदी का मुकुट पहनाया गया। उमेश पाल प्रयागराज की फाफामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए विधानसभा चुनाव के लगभग 8 महीने पहले वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था। उमेश के परिवार ने दावा किया है कि इसी फाफामऊ सीट की टिकट के लिए उमेश पाल ने किसी सपा नेता को 20 लाख रुपए दिए थे। हालांकि ये रुपए पार्टी फंड में डोनेशन के तौर पर जमा कराने के नाम पर लिए गए थे और टिकट पाने के लिए उसने पार्टी के कई नेताओं से जमकर पैरवी भी करवाई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा मेहनत करो,
मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें टिकट दूंगा। लेकिन अब कारण क्या था जो टिकट नहीं मिला, नहीं, लेकिन डोनेशन कोई नहीं, एक पैसे की डोनेशन नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अखिलेश का गुजरात दौरा अहम माना जा रहा है। गुजरात से आई इस तस्वीर में सियासत की कई संभावनाओं को देखा जा रहा है। ये तस्वीर भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात से आई है, जहां अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की मुलाकात हुई। वैसे तो अखिलेश यादव गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के पारिवारिक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे, लेकिन गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार से बगावत करने वाले शंकर सिंह वाघेला से अखिलेश की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश के गुजरात दौरे से बेफिक्र बीजेपी का मानना है कि विपक्ष चाहे जितनी गोलबंदी कर ले, देश की जनता भाजपा और मोदी योगी के साथ है। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, बुआ बबुआ, सबको एक होते तो उत्तर प्रदेश वासियों ने बड़े करीब से देखा है। इससे ज्यादा क्या घेराबंदी अब कर पाएंगे? उन्होंने बहुत घेराबंदी की, लेकिन उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में होनी है। उससे पहले अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव विपक्षी दलों के नेताओं को साथ लाने में जुटे हैं। यूपी में आलू किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार अब 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद करेगी। सरकार के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बना दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आलू को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। आलू किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए अखिलेश और शिवपाल यादव ने सरकार को घेरने वाला ट्वीट किया। अखिलेश ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सरकार बदलने का दावा किया, जबकि शिवपाल सिंह ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद की मांग की है। इधर रालोद के जयंत चौधरी की ओर से भी किसानों के हित में एमएसपी घोषित करने की मांग की गई है। विपक्ष की ओर से ताबड़तोड़ ट्वीट का सत्ता पक्ष ने भी करारा जवाब दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आलू सड़कों पर फेंका जाता था, किसान बेहाल थे। संभव कदम की आवश्यकता होगी किसानों के हित में हम उठाएंगे, लेकिन ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आलू किसानों का अहित नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकारों की तरह आलू सड़क पर सड़ने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी से अधिक आलू का मूल्य देंगे। दरअसल किसानों को राहत देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए पहले चरण में 7 जिलों में क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आलू खरीद को लेकर सरकार का ऐलान और विपक्षी घमासान के बीच एबीपी गंगा उन किसानों के बीच पहुंची जिनका सीधा सरोकार सरकार के फैसले से है। एबीपी गंगा की टीम वृंदावन गढ़ी गांव पहुंची, जहां किसान अपने खेतों में आलू की खुदाई में व्यस्त थे। 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू की खरीद के फैसले पर जब हमारी टीम ने सवाल किया तो किसान इस फैसले से नाखुश दिखे। सरकारी इंतौटे खबर यह है कि हमारे जो आलू की जो लागत मूल्य है वो 950 रुपए से कम नहीं है, ऊपर है। लेकिन सरकार ने कौन सा सलाहकार ऐसा है सरकार का कि जिसने 650 रुपए कुंटल का निकाला? भाई सरकार क्या चाहती है? किसानों का मानना है कि प्रदेश में बम्पर पैदावार हुई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खेत में खड़ा किसान क्रांति रथ, जो कि 20 मार्च को दिल्ली में होने वाली किसान पंचायत के लिए तैयार खड़ा है। अगर जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। ये लखनऊ की तरफ जाएगा तो लखनऊ की तरफ भी जाएगा, और ये अकेला किसान क्रांति रथ नहीं जाएगा, बल्कि इसके साथ सैकड़ों किसान और आलू उत्पादक किसान जाएंगे। सरकार 1997 का ध्यान रख ले। दरअसल 20 मार्च को दिल्ली में किसानों की महापंचायत होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ किसान अपनी रणनीति बनाएंगे। उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम जारी है। अब तक 35% परियोजना का काम पूरा हो चुका है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में रेल लाइन 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी। परियोजना के तहत पहला रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद दूसरा बड़ा स्टेशन श्रीनगर के पास मलेथा में बन रहा है। यहाँ भी काफी तेज गति से काम चल रहा है। ऋषिकेश में पहला जो स्टेशन है वो बनकर तैयार हो गया है और वहाँ पर एक्टिविटी भी बढ़ गई है। ऋषिकेश के बाद जो दूसरा स्टेशन बनकर तैयार होगा वो श्रीनगर के पास मलेथा में बनकर तैयार हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये मलेथा में जो स्टेशन बनना है, जहाँ पर रेल लाइन गुजरेगी, वहाँ पर पूरी तरह से तेज गति से काम चल रहा है। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर साल 2019 से काम शुरू हुआ था। 16,000
216 करोड़ की लागत से बन रही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर अब तक 10,748 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। पूरी परियोजना की बात करें तो अब तक परियोजना पर 35% काम पूरा हो चुका है। 17 सुरंगों के अलावा परियोजना पर 12 निकास सुरंगों के अलावा एडिट और क्रॉस पैसेज भी है, जिन्हें मिलाकर सुरंगों की कुल लंबाई 213 किलोमीटर है। रेल विकास निगम ने सुरंगों की खुदाई के लिए कुल 44 फेज पर काम शुरू किया था, जिनमें से 4 से ज्यादा फेज का काम पूरा हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।